नाउ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करें क्लास 10th राजस्थान बोर्ड के लिए चैप्टर नंबर 3 लेके चल रहे हैं, जो कि 14 डेज 14 चैप्टर चैलेंज सीरीज का डे 3 है और चैप्टर 3 लेके चल रहे हैं, जो कि चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसके अंदर सारे बोर्ड पेपर के पिछले 5 साल के जो बोर्ड पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं, एक तो वो क्वेश्चन सारे कवर कर रहे हैं। दूसरा अपन क्या करेंगे, जो 2026 के पॉइंट ऑफ व्यू से 2026 के लिए जो बोर्ड ने, राजस्थान बोर्ड ने जो आपको सैम्पल पेपर रिलीज़ किया है, मॉडल पेपर जिसको आप लोग बोलते हैं, वो मॉडल पेपर रिलीज़ किया, उस मॉडल पेपर के सारे क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। पिछले 5 सालों में जितने बोर्ड ने अपने सैम्पल पेपर में और बोर्ड के खुद के पेपर में जितने क्वेश्चंस आए, इन सभी क्वेश्चंस को कवर किए। और कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड ने दे सकता है पेपर में, वो सारे क्वेश्चन अपन चैप्टर 3 के कवर करते हैं। लगभग काफ़ी हद तक इसमें 73 क्वेश्चंस हैं। 73 क्वेश्चंस मैं कवर करूंगा इस वीडियो में, और अगर आप वीडियो ये देखते हैं पूरा, तो आपको एक सिंगल क्वेश्चन यानी एक सिंगल मार्क्स भी आपका कट नहीं होगा इस चैप्टर में। टोटल ये 4 नंबर का चैप्टर है और 4 में से 4 पूरे मिल जाएंगे, तो पूरा थ्योरी भी साथ में पढ़ाया जाएगा और न्यूमेरिकल भी साथ में कराए जाएंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो में पूरे बने रहिए। और इससे पहले आपको 2 चैप्टर की सीरीज, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की, यानी डे 1 और डे 2 की सीरीज ऑलरेडी आ चुकी है। और अब अपन बात करें डे 3 के लिए, चैप्टर नंबर 3 पे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये चैप्टर 3 है। इसका अंक भार जो आपका है इस चैप्टर का है वो 4 नंबर है। 4 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। अब 4 नंबर का वो वस्तुनिष्ठ आ जाए, लघुत्तरात्मक आ जाए, अति लघुत्तरात्मक आ जाए, किस तरह का है वो तो बोर्ड का अपना अपना पैटर्न है, वो चेंज हो सकता है। बट अपन सभी को ध्यान में रखते हुए करेंगे, सारे क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए करेंगे। ठीक है, चलो अब इसके बाद है रैखिक समीकरण होता है क्या। रैखिक समीकरण जिसको अपन बोलते हैं रैखिक समीकरण, जिसकी घात 1 होती है, जिस चर की घात 1 होती है उसको रैखिक समीकरण बोलते हैं। दूसरा, अब अपन ये बोले कि अगर उस रैखिक समीकरण को रैखिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर उसको ग्राफ में ड्रॉ किया जाए, ग्राफ यानी आलेख के अंदर ड्रॉ किया जाए, बनाया जाए, तो एक सरल रेखा देता है, इसलिए इसको रैखिक समीकरण कहते हैं। पहली छोटी छोटी बात करता हूँ। इसका जो ऐसे समीकरण जिसमें उपस्थित चर की घात 1 हो, रैखिक समीकरण कहलाता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण, जब समीकरण में 2 चर उपस्थित हो तो दोनों चरों की घात 1 1 हो, तो 2 चर की रैखिक समीकरण हो जाएगी। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आरेख ग्राफ करने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। अतः समीकरण युग्म में 2 सरल रेखाएं समतल पर प्राप्त होती है, जिनकी स्थितियां अभी आगे बताऊंगा मैं। अभी अपन यहाँ पर देखिए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप होता है a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0, जहाँ a1 b1 a2 b2 c1 c2 सभी वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्या, और x और y दोनों क्या है, चर है। ठीक है, अब यहाँ पर अपन एक दो चीज़ें और इम्पॉर्टेंट है जो अपन को पढ़नी है, कि जो ax + by + c, इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी व्यापक रूप है। ये व्यापक रूप है जहाँ समीकरण में a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं, a और b दोनों शून्य नहीं है, ये याद रखना, a और b दोनों शून्य नहीं है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि a और b शून्य नहीं है, तो a और b का क्या लॉजिक हो सकता है। तो a और b का ये रिजल्ट याद रखना, बोर्ड पेपर में कई बार पूछ लेते हैं कि जहाँ a² + b² ≠ 0, यानी 0 के शून्य के बराबर नहीं है, यानी शून्य के बराबर नहीं है। तो 2 चरों x और y, क्योंकि दोनों ही शून्य हो जाएंगे तो फिर वो तो एक नियतांक रह गया, अचर राशि रह गई, तो एक रैखिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, 2 चरों में जो प्रत्येक हल समीकरण को निरूपित करने वाली बिंदु संगत होता है, उसका विलोम भी सत्य है। और इनका जो युग्म होता है वो a1x1 + b1y1 + c1 = a2x2 + b2y2 + c2 = 0। अब आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। अपने को क्या दे रखा है, 2 रेखाएं दे रखी। मैं अगर थोड़ा सा आपको बढ़िया सा तरह समझाना चाहूँ तो आप एक बार मेरी तरफ देखिए सब बच्चे, ये 2 रेखाएं, एक सरल रेखा, ये एक सरल रेखा है। ये आपका चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम मैं रिपीट कर रहा हूँ, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मतलब होता है 2। तो 2 रेखाएं, अब 2 रेखाएं हैं तो 2 रेखाओं का क्या क्या परिस्थितियां हो सकती है। या तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, या दोनों रेखाएं एक दूसरे पर संपाती हो, जिसको ओवरलैप बोल सकते हैं, संपाती हो, या दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो, यानी समांतर हो। तो 3 परिस्थितियां बन सकती है, और इन तीनों परिस्थितियों में आप लोगों को यहाँ पर एक क्वेश्चन का पार्ट दे रखा है। मैं आपको पूरी टेबल समझा रहा हूँ। आगे जो ये टेबल दे रखी है, ये देखो, ये टेबल आपको आई थिंक दिख रही है सभी को, ये टेबल ही अपन बात कर रहे हैं। मैं पहले थोड़ा सा समझा देता हूँ, क्योंकि ये समझा दूंगा तो आपको लगेगा कि नहीं सर पूरी टेबल क्लियर होगी, और अपन बिल्कुल टेबल क्लियर करने के मूड में, क्योंकि इस पर क्वेश्चन कन्फर्म 200% आपका क्वेश्चन आएगा। तो पहले तो बोल रहे हैं, जब
दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी हो, तो प्रतिच्छेदी हो तो आप देखो प्रतिच्छेद हो रही है, तो दोनों रेखाओं में कहाँ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद हो रही है, एक बिंदु पर कट कर रही है, एक बिंदु पर कट कर रही है, प्रतिच्छेद हो रही है, एक बिंदु पर मिल रही है, तो एक बिंदु में मिल रही है, तो इसका हल कितना होगा, हल अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय यानी एक हल होगा, एक हल को मतलब जिसका दूसरा हल नहीं होता, यानी एक ही हल होगा, तो उसको बोलते हैं अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब जिसका कोई दूसरा हल ना हो, सिर्फ एक ही हल हो, तो इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाओं का हल कितने होते हैं, एक हल होते हैं, इसलिए इसको संगत बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ऐसी संगत रेखाएं बोलते हैं, इनको संगत युग्म बोलते हैं। अब दूसरा हो गया जब दोनों रेखाएं संपाती हो, संपाती यानी एक दूसरे के ऊपर क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही हो, एक दूसरे पे आच्छादित हो, तो आच्छादित होते तो उनमें हल कितने होंगे, तो हल आप देख सकते हैं कि ये कितने बिंदु पे मीट कर रही है, ये हजारों लाखों करोड़ों अरबों बिंदु पे, जितने भी बिंदु इनमें उभयनिष्ठ है वो आप देख सकते हो, सभी बिंदुओं पर ये क्या कर रही है, मीट कर रही है, ठीक है, मीट कर रही है, मिल रही है, तो इसमें इसके जो हल होंगे वो हल क्या होंगे, अनंत हल होंगे। कितने, अनंत रेखाओं पे, अनंत बिंदुओं पे मिल रही है, इसलिए इनके हल भी कितने होंगे, अनंत होंगे, जिसको अपन बोलेंगे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे, यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, राइट। दूसरा, तीसरा अब अपन बात करते हैं जब दोनों रेखाएं समांतर है, समांतर जिसको अपन बोलते हैं पैरेलल है, तो जब दोनों लाइन पैरेलल है तो इसमें आप देखो ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी क्या, या कट करेगी क्या, या मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, तो इसका हल भी क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, तो उसको बोलेंगे असंगत रेखाएं बोलते हैं, असंगत रेखाओं के युग्म बोलते हैं, और ये इनका कभी कोई हल नहीं होगा। तो ये तीन रेखाओं की तीन कंडीशन है, तो इन तीन कंडीशन में आपको रेखाएं, तो पहले तो ये याद रखने की A1, ये देखो मैं आपको रेखाओं का ये कंडीशन बना के दे रहा हूँ, A1 X1, यानी A1 क्या है, अचर राशि है जो कि x1 का नियतांक है, b1 क्या है, y का नियतांक है, और c तो वैसे ही नियतांक ही है, तो a1 a2 b2 और c2 ये दूसरी, ये a1 b1 c1 तो पहली रेखा का नियतांक है, नियतांक यानी xy के नियतांक है, अचर राशि है, और वही सेम ये जो a2 b2 c2 है ये दूसरी रेखाओं के नियतांक है। अब अपन बात करते हैं जब ये दो रेखाएं दे रखी है, तो पहली कंडीशन है कि उनके अनुपातों की तुलना करनी होती है, तो अनुपात यानी पहली रेखा, देखो मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ, a1/a2 b1/b2 c1/c2, ये कोई दो एग्जांपल देके एग्जांपल से बता रखा है, अपन इवन क्वेश्चंस करेंगे तो पता लग जाएगा। तो ये कहता है कि जब दोनों रेखाएं अगर उनके अनुपात a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, बट अगर जनरली अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 भी हो जाए तो वो रेखाएं कौन सी होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं, यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही होगी, और उनका हल कितना होगा, उनका हल होगा केवल एक हल होगा, और वो रेखाएं कौन सी होगी, संगत रेखाएं होंगी। बीजगणितीय निरूपण क्या होगा, केवल एक हल होगा, जिसको अपन अद्वितीय हल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल भी बोलते हैं। अगर जब दोनों रेखाएं समपाती रेखाएं हो, कौन सी रेखा, समपाती, समपाती, देखो मैं प्रतिच्छेदी की रेखाएं बना देता हूं यहाँ पर तुमको, तो इसमें डायग्राम भी आपको बताने की कोशिश करता हूं। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हो, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तब उस केस में दोनों रेखाएं समपाती होती है। एक रेखा तो ये रही, और दूसरी रेखा मैं इसी के ऊपर बना देता हूँ, ये दूसरी रेखा है, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे पर समपाती हो रही है, और समांतर रेखाएं यानी एक रेखा ये है और दूसरी रेखा ये, दोनों एक दूसरे के समांतर है। तो ऐसी कंडीशंस की बात कर रहा हूँ। तो इसमें प्रतिच्छेद रेखाओं में एक हल होगा, और समपाती रेखाओं में अपरिमित यानी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल, क्योंकि वो दोनों कितने बिंदु में मिलती है, अनंत बिंदु में मिलती है, तो इसलिए क्या होते हैं, अनंत हल होंगे। और जो इनका जो संगत है, असंगत क्या होगी, संगत होगी, यानी ये भी संगत होगी और ये भी संगत होगी, ठीक है। अब बात करते हैं जब रेखाएं दोनों समांतर हो, तो देखो समपाती रेखाओं में उनके जो अनुपात होते हैं तीनों बराबर होते हैं। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 अनुपात c1/c2 अनुपात, यानी a1/a2 का अनुपात b1/b2 का अनुपात और c1/c2 का, यानी उनके अचर जो है गुणांक होते हैं, उनका जो अनुपात है वो अनुपात क्या होगा, समान होगा, अनुपात समान हो जाएगा। अब आता है तीसरा, समांतर रेखाएं। जब समांतर रेखाओं की बात करें तो समांतर रेखाएं मैंने बताया था कि दोनों रेखाएं आपस में कभी नहीं मिलती, बस वो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल, यानी उनके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है, तो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, ना समपाती होगी। तो उनमें अनुपात क्या होगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी a1/a2 तो बराबर होंगे b1/b2 के बराबर होंगे, बट c1/c2 का अनुपात जो है वो b1/b2 के अनुपात के बराबर नहीं होगा। तो ऐसी रेखा, यार इनका कोई भी हल नहीं होता है, और इस तरह की रेखाओं का क्या बोलते हैं, असंगत बोलते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है कि एक भी हल नहीं होगा, एक हल होगा, या क्या होगा। कई बार संगत और असंगत लिखा था, देखो दोनों तरह की कंडीशन में संगत आता है, यानी ये भी जब प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो भी संगत होगा, और वो जब दोनों रेखाएं संपाती होगी तो भी संगत होगा। तो संगत दोनों केसेस में, इसमें एक हल होता है, इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो इसका मतलब एक हल होना और एक से अधिक हल होना, वो सब किस में, संगत में काउंट होगा, और जिसका एक भी हल नहीं होगा वो किस में काउंट होगा,
असंगत में काउंट होगा। आगे बात समझ में, तो थोड़ा सा लॉजिकल समझना है। चलो अब अपन आते हैं, सबसे पहले आगे कुछ विधियाँ भी पढ़ते हैं कि इन रेखाओं को हल करने का क्या क्या तरीका है, क्या क्या विधियाँ हैं जिस विधियों से अपन ग्राफ इसको इन रेखाओं को हल करेंगे, इनका हल निकालेंगे। तो रैखिक समीकरणों को हल करने की बीजगणितीय विधियाँ देखो, एक तो क्या होती है ग्राफीय विधि होती है जिसको अपन ग्राफ के थ्रू बना के अपन हल करेंगे। तो ये याद रखना, ग्राफ वाला क्वेश्चन तो आपके 200% पेपर में आता ही आता है। एक क्वेश्चन आपके पुराने 5 साल के पेपर में एक क्वेश्चन कन्फर्म था, 4 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, 3 नंबर का, कन्फर्म मान लेना, कन्फर्म ये पेपर में आया हुआ है। तो आप 2-3 सालों से, विगत 2-3 सालों से ये ग्राफ का एक क्वेश्चन तो पहले आ ही रहा था। तो आप ग्राफ तो बनाना आपको आना ही चाहिए, और अपन ग्राफ पे 2 क्वेश्चन बिल्कुल करेंगे और 2-5 क्वेश्चन आपको होमवर्क भी दूंगा कि आप इसको करें, ताकि एक बार प्रैक्टिस अभ्यास कर लोगे तो आपको लग जाएगा कि पेपर में इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा और ये नंबर पक्के देके जाएगा अपने को। ठीक है, ये वीडियो देखना पूरा पड़ेगा। ठीक है, रैखिक समीकरणों को हल करने की बीजगणितीय विधि। तो पहली तो देखो, ये ग्राफीय विधि तो आपको ग्राफ बना के करेंगे जो कि अपन क्वेश्चन में बात करेंगे। दूसरी विधि होती है प्रतिस्थापन विधि। तो इसमें एक चर का एक मान दूसरे चर के पद में व्यक्त करें, यानी एक चर का मान, कोई एक्स और वाई है जिसमें एक्स का मान निकाला और दूसरे समीकरण में अपन रख देंगे, तो वो क्या दूसरे में प्रतिस्थापित कर दिया, और प्रतिस्थापित करके रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो उसको, इस विधि को क्या बोलते हैं, यानी एक चर का मान उठा के दूसरे चर में, दूसरी समीकरण में रख देते हैं। एक समीकरण से, पहली समीकरण से किसी एक चर का, अब चर कौन सा, चाहे एक्स हो चाहे वाई हो, किसी एक चर का मान निकाला और उठा के कहाँ रख देंगे, दूसरे समीकरण के एक्स या वाई जिस भी वैल्यू निकाल रहे हैं वो वहाँ रख देंगे, उस जगह पुट कर देंगे, यानी रख देंगे। मान रखने पर जो उसको हल करेंगे, तो वो हल करने पर आपका जो मान होगा, ये विधि है, इस विधि के प्रोसेस को या इस विधि के तरीके को आप क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। ठीक है, जिसमें प्रतिस्थापित कर रहे हैं, बात सीधी बात बोलो। दूसरा आता है विलोपन विधि। विलोपन यानी विलोपित करते हैं, यानी 2 चर है, पहली समीकरण में 2 चर है, दूसरी समीकरण में 2 चर है, तो उन दोनों समीकरण में से 2 समीकरण में 2 चरों को में से किसी एक चर को विलोपित कर दो। अब विलोपित कैसे करेंगे, तो विलोपित करने के लिए आप लोगों को क्या करना, उन चर के गुणांकों को, यानी चर के जो गुणांक में जो राशि है, वो राशि को क्या करेंगे, समान करेंगे, चाहे एक्स का समान करेंगे चाहे वाई का समान करेंगे, किसी एक का समान करके उसको विलोपित करके अपन एक्स और वाई का मान निकालते हैं। तो ये दूसरी विधि बोलते हैं विलोपन विधि। तो इस एक चर का विलोपन करके दूसरे चर का मान ज्ञात करते हैं, तो इसको विलोपन बोलते हैं। अब बात करते हैं वज्र गुणनफल विधि। ये भी अपने सिलेबस से हट गई है, तो अभी अपन इसका नाम नहीं ले रहे, बाकी ये भी पढ़ते हैं। एक चौथी विधि और है, मतलब चौथी या 5वीं विधि, जो कि अब अपन पढ़ेंगे, ये इसको बोलते हैं अपन जोड़ और घटाव विधि। अब तुम कहोगे सर जोड़ घटाव विधि तो हमारे सिलेबस में नहीं है, पर मैं कहता हूँ है बिल्कुल। कैसे है, क्योंकि इस पे सीधा क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा, क्वेश्चन लिखा आएगा तो तब तुम क्या करोगे, तो इसको बोलते हैं जोड़ घटाव विधि। तो अभी जोड़ घटाव विधि मैं आपको ये समझा रहा हूँ कैसे होती है। तो अगर ये ax प्लस बी वाई प्लस सी, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी कोई एक समीकरण है, और दूसरी समीकरण मेरे पास बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू डी है, मैं जैसे ऐसे लिख दूँ ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, और दूसरी समीकरण मैं यहाँ लिख रहा हूँ दैट इज़ बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू डी। तो आपको यहाँ पर देखना है कि जो इसका जो गुणांक है x का, वो इसके x के गुणांक के, यानी विकर्ण के फॉर्म में, विकर्ण के रूप में, जैसे ये इसका पहली समीकरण का x गुणांक और दूसरी समीकरण का y गुणांक विकर्ण में आपस में बराबर है, विकर्ण की फॉर्म में। ठीक है, और मैं ये ऐसा कह दूं कि अगर इसका, जैसे इसका y का गुणांक और इसका x का गुणांक, दोनों गुणांक भी आपस में बराबर है, तो अगर ऐसे विकर्ण के रूप में अगर उनके गुणांक बराबर है, तो ऐसी समीकरणों को जो अपन हल करते हैं वो हल करते हैं जोड़ और घटाना, इसको अपन बोलते हैं एड लेस मेथड, यानी एक बार एडिशन करना यानी जोड़ना, लेस यानी एक बार घटाना, यानी उन दोनों समीकरणों को एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं। अब दो को जोड़ना और दो को घटाना कैसे करना है, इस पे अपन बिल्कुल 3-4 क्वेश्चन अभी आपको कमिंग बिल्कुल मिल जाएगा, तो अपन ये करेंगे। और ये एक तरह की विधि है जहाँ, और ये इसको बोलते हैं हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन, यानी बहुत डरावना क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये इस बार का बोर्ड पेपर में मिल सकता है, क्योंकि एक नया है और नया जनरली बोर्ड देने की कोशिश करता है। तो ये मैं समझता हूँ ये आपको आना चाहिए। और इसको जो प्रोसेस लिख रखा है, इस प्रोसेस को प्रोसेस वाइज ना होकर किसी न्यूमेरिकल वे, किसी क्वेश्चन के साथ अपन किसी प्रॉब्लम के साथ सॉल्व करेंगे, तो आपको लगेगा नहीं सर समझ में आ गया, और समझाना ही अपना उद्देश्य है। ठीक है, चलो तो अब अपन बात करते हैं। जैसे ये 2 समीकरण, पहली समीकरण और दूसरी समीकरण 2 तरीके की, जहाँ a और b बराबर नहीं है, याद रखना a और b बराबर नहीं है। तो पहले चरण में तो हम क्या करते हैं, 1 और 2 को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। क्या करते हैं, जोड़ते हैं, 1 और 2 को जोड़ते हैं, और दूसरे में 1 और 2 में से क्या करते हैं, घटाते हैं। तो इसको इसलिए जोड़ और घटाव विधि बोलते हैं, जोड़ और घटाव, या जोड़ एडिशन इंग्लिश में बोले तो एड और लेस यानी घटाना, तो एड और लेस
मेथड, और यह कह सकते हैं जोड़ और घटाव विधि। ठीक है, तो ये दोनों अपन अभी कमिंग क्वेश्चंस में करते हैं, आने वाले क्वेश्चंस में। चलो सबसे पहला ये क्वेश्चन है, ये अब देखो आपके लिख रखा मैंने सैंपल पेपर, एसपी का मतलब सैंपल पेपर यानी मॉडल पेपर 2026 जो जनवरी में, अभी इसी 2026 के जनवरी में बोर्ड ने जो रिलीज़ किया। मैं पुराना अनुभव बता देता हूँ, पुराना अभी जो मेरे इस चैनल पर 2025 का बोर्ड पेपर, मेन बोर्ड पेपर पूरा कंप्लीट दोनों बाई लैंग्वेज यानी हिंदी और इंग्लिश में मैंने पेपर डाल रखा है। और उससे पहले उसके जो बोर्ड ने 2025 के लिए जो सैंपल पेपर डाला था, सैंपल पेपर वो भी पूरा मैंने सोल्व करके डाल रखा, पूरा डिटेल सॉल्यूशन, डिटेल यानी हिंदी और इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन का भी पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन डाल रखा। तो कृपया वीडियो को मेरे इसमें जाके, चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जरूर जाके देखना, आपको लग जाएगा नहीं सर बिल्कुल 10-12 वीडियो आपने वो डाल रखे हैं और बहुत ही शानदार। अगर वो वीडियो भी देख लोगे तो भी आपके नंबर पूरे आ जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो वही है, तरीके वही है। तो यहाँ ये सैंपल पेपर क्या है, और ये मैं बताना चाह रहा था कि सैंपल पेपर के लगभग 40-50% क्वेश्चन जो है वो वापस बोर्ड पेपर में बोर्ड दे देता है। तो आप ये मान के चलो कि कहीं ना कहीं अपने को ये सैंपल पेपर के क्वेश्चंस करने हैं। और मेरे अभी तक मैंने जितने भी वीडियो बनाए उन सब में सैंपल पेपर को हमेशा कवर किया, तो सैंपल पेपर को कवर करते हुए चल रहे हैं, ताकि क्या होगा कि पेपर में क्वेश्चन बनते हैं तो वो उस पैटर्न पर भी अपन क्या कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं कि हाँ वो सैंपल पेपर के क्वेश्चन भी अपने कवर हो गए, 5 साल की पेपर की कवर भी हो गए, इंपॉर्टेंट चैप्टर के NCERT अपनी बुक जो बनती है उससे भी क्वेश्चन कवर हो गए। तो सभी का एक समय पार्ट लेंगे तो बोर्ड उससे बाहर क्या बनाएगा। इसका मतलब मेरा अगर वीडियो आप पूरा देख लोगे तो आप कह दोगे नहीं सर इससे बाहर कुछ भी नहीं है, और ये हमने कर लिया तो थ्योरी भी आपने पढ़ा दी और क्वेश्चंस भी आपने पढ़ा दिए और नंबर भी पूरे आ जाएंगे। तो अब उससे बाहर कुछ नहीं है। तो प्लीज़ वीडियो जरूर देखिए, आप देखोगे और ईमानदारी से देखिए और ईमानदारी से अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि भैया ये चैनल देख लो, इस चैनल के बाद आपको कोई कुछ देखने की जरूरत नहीं। मेरा CBSE मतलब सेंट्रल बोर्ड के लिए, CBSE बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी मेरे वीडियोज़ बन रहे हैं और राजस्थान बोर्ड के बच्चों के वीडियो बन रहे हैं 14 दिन 14 चैप्टर के। तो प्लीज़ वो आप इंग्लिश मीडियम में आपका कोई फ्रेंड हो तो भी बता सकते हैं मेरे चैनल इसमें प्लेलिस्ट में। 12th क्लास का बच्चा है, 12th क्लास में चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा है तो भी मेरा वो बच्चा स्टूडेंट देख सकता है, और राजस्थान बोर्ड हिंदी मीडियम का है तो वो वैसे देखना ही है। ठीक है, तो बढ़ते हैं फटाफट से बिना टाइम खराब किए। दो सरल रेखाएं a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। तो दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है, तो अभी मैंने बताया था दो रेखाएं अगर प्रतिच्छेदी होती है तो देखो उनका गुणांकों का जो अनुपात होता है, उनके गुणांकों का ये रहा, a1/a2 ≠ b1/b2 और ≠ c1/c2। तो a1/a2 ≠ करिए, देखो इन दोनों में तो बराबर होते हैं शुरू में, तो ये ही बराबर नहीं होता, तो बस सीधे पता लग गया कि वो प्रतिच्छेदी रेखाएं कब होगी, जब a1/a2 ≠ b1/b2 होगा। तो यहाँ से अपने को पता लग गया है कि भी a1/a2 ≠ b1/b2, यानी इसका जो आंसर आ रहा है वो कहीं ना कहीं देखो a1/a2 ≠ b1/b2, यानी आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका से। और ये इस बार के बोर्ड पेपर का क्वेश्चन है और 1 नंबर का क्वेश्चन है, देखो ठीक है। तो ये इसका आंसर C लगा दीजिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। अब देखिए दो रेखाएं निम्न समीकरणों द्वारा निरूपित की गई है। क्या सरल रेखाएं एक दूसरे को काटेगी, यानी ये वो दोनों एक दूसरे को काटती है क्या, ये भी सैंपल पेपर 2026 का क्वेश्चन है। तो दोनों काटने का मतलब है कि उनके अनुपात चेक करते हैं। यहाँ पर इस रेखाओं को मैं लिख देता हूँ, कहीं लिखी हुई है 2x + 4y = 4 और दूसरी रेखा लिखी हुई है 2x + 4y = 12। तो यहाँ से a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 4 और c1 की वैल्यू 4। यहाँ से आ जाओ, a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 4 और c2 की वैल्यू 12। तो सबसे पहला काम है अपन a1/a2 करो, तो a1/a2 किया तो 2/2, यानी आपने काटा तो 2 से 2 कट गया, यानी 1/1 आ गया। फिर आप चेक करो यहाँ पर b1/b2 चेक करो, b1 दैट इज़ 4/4, तो ये दोनों भी कट गए, तो इसका मतलब इसका अनुपात भी 1/1 आ गया। अब आप चेक करो c1/c2, तो c1/c2 का मतलब है 4/12, तो 4 से 4 एकम और 4 दरी 12 है, इसका मतलब 1/3 आ गया। तो यहाँ से पता लग रहा है कि भैया a1/a2 तो b1/b2 के इक्वल है, बट c1/c2 के इक्वल नहीं है। ये कंडीशन मिल रही है, और ये कंडीशन जो होती है जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर रेखाएं होती है तब है। तो ये लिखा हुआ है, क्या ये सरल रेखाएं एक दूसरे को काटेगी, भैया नहीं काटेगी। क्यों, क्योंकि ये तो प्रतिच्छेदी रेखाएं का नहीं है, ये तो रेखाएं समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं हैं, रेखाएं समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं हैं, तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं क्या, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं तो नहीं है, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं नहीं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं
नहीं है, यानी निम्न समीकरण युग्म प्रतिसिद्ध रेखाएं नहीं है। तो ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ खत्म कर लिया। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन और 2 नंबर में दिया, मतलब 2 नंबर में दिया, जो कि देना तो 4 नंबर में चाहिए था पर 2 नंबर में दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा क्वेश्चन, इसको पढ़ते हैं। ये भी इस बार के सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है। आप देखो सैम्पल पेपर आपको किस तरह के डरावने क्वेश्चन भी दे रहा है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन करने, और ये पेपर का इंपॉर्टेंट है। ये हो सकता है आपके इस साल बोर्ड पेपर में आ जाए यही क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं। तो इसलिए इस क्वेश्चन को तो 200% निकाल देना हाथ से, बिल्कुल। 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या, उसके अंकों को उलटने पर, ये याद रखना, उलट रहे हैं पे, अंक उलट रहे हैं तो पर बनी संख्या का योग। अब 2 अंकों की संख्या जब बात करते हैं तो पहला अंक इकाई अंक होता है, दूसरा अंक दहाई अंक होता है। तो इकाई अंक और दहाई अंक की बात करते हैं तो मैं लिखता हूँ माना कि इकाई अंक x है और दहाई अंक जो कि y है। तो अभिष्ट संख्या क्या होगी? अभिष्ट संख्या जो अभिष्ट 2 अंकों की संख्या, अभिष्ट 2 अंकों की संख्या। तो अब इस 2 अंकों की संख्या क्या होगी? इकाई अंक यानी x इंटू इकाई से मल्टीप्लाई कर दिया, और दाही अंक है तो दाही यानी 10 से गुणा कर लिया। तो इससे अपना आंसर क्या आ गया? 10y प्लस x। यानी ये तो अपने जब संख्याएं इकाई और दाही से मिलकर बनती 2 अंकों की संख्या, तो ये बनी अपने। अब जब अंकों को उलटने यानी इकाई को दहाई में बदल दो और दहाई को इकाई में बदल दो। जैसे अपने 65 लिखा तो 65 को उल्टा कर दे तो ये क्या हो जाएगा? 56 हो जाएगा। इकाई, ये जो इकाई अंक था और ये दाही अंक था, तो इकाई को अब तो अपन दाही की जगह लिख दिया और दहाई को इकाई की जगह लिख दिया, तो उल्टा हो गया ना। तो 65 का 56 हो गया। तो ये ऐसा बोलना चाह रहा है कि जब ऐसा इकाई को दहाई और दहाई को इकाई में बदल दिया तो अंक बदलने पर, अंकों को उलटने पर, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, अंकों को उलट रहे हैं तो अंकों को उलटने पर अभिष्ट संख्या क्या होगी? अभिष्ट 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या इसकी उल्टी हो जाएगी, x की जगह y और y की जगह x आ जाएगा, तो 10x प्लस y बन जाएगी। ये अपने पास 10x प्लस y बन गई। तो ये तो यहाँ तक तो ठीक है। अब अपने क्वेश्चन पढ़ते हैं, वापस क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की एक संख्या व उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या, यानी 2 अंकों की एक संख्या तो ये रही और उसके उलटने पर बनी संख्या ये रही, ठीक है, ये रही, उसके उलटने पर ये बनी संख्या। तो दोनों संख्याओं का योग 66 है। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू यानी प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, जस्ट वेट, प्रश्न के अनुसार, तो प्रश्न के अनुसार बोल रहा है 10y प्लस x और 10x प्लस y, यानी एक तो ओरिजिनल संख्या और इसको उलटने पर जो बनी संख्या है, दोनों संख्याओं, मूल संख्या और उलटने पर बनी संख्या, दोनों का जो योग है वो 66 के बराबर है। तो बना दो। तो 10y और x और 10x क्या हो गया? 11x, और ये y और y कितना हो गया? 11, 10y और y यानी 11y इक्वल्स टू 66। अब अपन यहाँ से क्या ले लेंगे? 11 कॉमन ले लेंगे, ले लेते हैं 11 कॉमन। तो यहाँ से 11 कोबाइनिस्ट कॉमन ले लिया तो क्या बचा? x प्लस वाई इक्वल्स टू 66, और ये 11 से काट देंगे तो 6 बार कट जाएगा, तो x प्लस वाई जो आ गई वो 66 आ गई। यानी ये आपकी पहली समीकरण आ गई, ये समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 बना दी। ये तो अपने क्वेश्चन का पार्ट हो गया। अब कहेगा यदि संख्या के, अब ये पढ़ो, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात करो। अब यहाँ पर अपने को इसने थोड़ा सा उलझाया है, उनके अंकों का अंतर, अंक जो है कि इकाई अंक दाही अंक। अब अपने को पता नहीं ना कि इकाई अंक में से दाही अंक माइनस करने पर 2 आएगा या दाही अंक में से इकाई अंक माइनस करने पर 2 आएगा, ये तो उसने कहा ही नहीं है। तो कहा जब नहीं है तो अपन दोनों ही केस लेके चलेंगे, दोनों ही तरीके लेके चलेंगे। कि जब पहला केस ये लेके चलेंगे कि जब इकाई अंक बड़ा हो दाही से, और दूसरा लेंगे जब दाही अंक इकाई से बड़ा हो, तो दोनों का अंतर जो है वो 2 के बराबर। तो इसकी इस तरह से 2 समीकरण बन जाएगी। तो 2 समीकरण बनाते हैं। पहली, जब जस्ट वेट, सॉरी, जब x बड़ा है y से, x बोले तो इकाई अंक बड़ा है तो x माइनस वाई इक्वल टू
इक्वल टू 2। तो ये आपकी समीकरण बनेगी, कौन से नंबर की समीकरण बनेगी? दूसरे नंबर की। और ये जब बात करें जब y बड़ा है x से, यानी दाही अंक बड़ा है x से, इकाई अंक से, तो आपकी समीकरण होगी y माइनस एक्स इक्वल टू 2। तो इसको अपन सीक्वेंस में लिख देते हैं x माइनस वाई से। तो ये x का साइन माइनस एक्स है और y का साइन प्लस है, तो प्लस y बराबर 2। तो ये जो समीकरण बनी है, ये समीकरण बनी है तीसरी। कौन सी बनी? तीसरी। अब अपने को क्या, पहली तो मूल समीकरण थी, अब ये दूसरा जो केस था ना कि अंतर से दो बन गई, तो एक बार पहली के साथ दूसरी लेंगे और पहली के साथ ही तीसरी समीकरण लेके इसका हल करेंगे और ये संख्याएं निकालेंगे। तो अपन लिख रहे हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से, 1 व 2 से अपन हल करें तो एक तो है x प्लस वाई बराबर 66 और दूसरी है x माइनस वाई बराबर 2। अब अपन इसमें जो विधि लगा रहे हैं वो विलोपन विधि लगा रहे हैं। विलोपन यानी चरों का विलोपित कर रहे हैं, विलोपन कर रहे हैं। तो कैसे करते हैं विलोपन, वो समझाता हूँ। देखो, जो चर का गुणांक बराबर, तो x का गुणांक भी बराबर है, y का गुणांक भी बराबर है। देखो, पर इनको जोड़ देंगे तो y से y कट जाएगा। तो अपन जोड़ना या घटाना तो आप देखेंगे, गुणांक बराबर तो किसी भी x या y का जो चर बराबर है, तो चरों का गुणांक बराबर है, तो चर का गुणांक बराबर तो किसी को भी ऐड और जोड़ और घटाने से बन सकता है। तो यहाँ से दिख रहा है कि दोनों को जोड़ देंगे तो y विलोपित हो जाएगा, तो y को विलोपित कर दिया अपने। तो ये x और x कितना हो गया? 2x और 66 और 2 68 हो गया, 66 और 2 68 हो गया। यहाँ तक मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोगों को यहाँ पर x की बराबर वैल्यू आ गई 66/2। तो 66/2, 1 सेकेंड, 66 नहीं थी, x की जगह 6 आ गई थी, मैंने गलती से 66 लिख दिया, ये 6 लिखनी थी मेरे को। तो मैं देख रहा हूँ बड़ा नंबर क्या, 2 डिजिट का नंबर कैसे आ गया, जस्ट वेट। छः 2 8 आ गया और ये 8, तो ये इसको काटेंगे तो 2 से ये 4 बार कट गया। तो x इक्वस टू 4, x की वैल्यू तो 4 आ गई। अब x की 4 आ गई तो यहाँ y की वैल्यू रखो, x की वैल्यू किसी समीकरण रखो। तो x प्लस वाई बराबर 6 है, x की वैल्यू 4 प्लस वाई बराबर 6 लिखेंगे तो y इक्वस टू 6 माइनस 4, y इक्वस टू 2 आ गई। तो जो पहला और दूसरी समीकरण का उपयोग किया तो x बराबर 4 और y बराबर 2 आ गया। तो यहाँ से अपन ने जब पहला काम लिया था तो यहाँ से x और y की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से 2 अंकों की संख्या क्या बनेगी? 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या इनिशियल क्या थी? 2 अंकों की संख्या 10y प्लस एक्स थी। कितनी थी? 10y प्लस एक्स थी। अब अपने यहाँ पर 2 अंकों की संख्या निकाल रहे हैं। 10 और y की वैल्यू कितनी है? 2 और x की वैल्यू कितनी है? 4। तो 10 दूना 20 और प्लस 4 जो कि 24 आ गया। तो ये तो पहला से आंसर आया, समीकरण 1 व समीकरण 2 का उपयोग किया। अब अपन सेम इसी तरीके से क्या करेंगे? समीकरण 1 व 3 का उपयोग करेंगे। करो, समीकरण 1 व समीकरण 3 से, समीकरण 1 व समीकरण 3 से। तो समीकरण 1 तो अपने पास है x माइनस वाई इक्वल टू 6 और दूसरी समीकरण माइनस एक्स, देखो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। अब अपन यहाँ पर इनको भी क्या करेंगे? विलोपित करेंगे। तो विलोपित करो, देखो तो वाई तो ठीक है, पर एक्स भी अब बदल रहा है पर तो या तो आप एक्स को हटा दें या फिर एक्स को हटा दें। ये देखो आप, या तो पहले माइनस नहीं था, ये प्लस है, तभी मैं देख रहा हूँ गड़बड़ क्यों हो रही है, प्लस। ठीक है, तो अब अपन यहाँ से या तो एक्स को हटा दें और वाई को करने के लिए फिर साइन बदलना पड़ेगा, तो ज़्यादा बढ़िया, एक्स का साइन ही विपरीत दिख रहा है, तो सीधा योग करेंगे। योग करने पर आप देखोगे एक्स से एक्स क्या हो गया? कट गया। तो ये वाई और वाई कितना आ गया? 2y और 6 2 8 आ गया। तो y इक्वस टू 8/2, तो 2 से काट देंगे 2 एकम और 4 बार, तो y इक्वस टू 4। ये तो y इक्वस टू 4 आ गया। अब y की वैल्यू किसी एक समीकरण में रख के x भी निकाल दो, तो यहाँ से पता लग रहा है x प्लस वाई इक्वल टू 6 होता है। y की वैल्यू x प्लस 4 इक्वस टू 6, x इक्वस टू 6 माइनस 4, तो x इक्वस टू 2 आ गया। तो ये x और y आ गया। अब वही सेम 2 अंकों की संख्या, अतः 2 अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या भी देखी थी, 10y प्लस एक्स थी, 10y प्लस एक्स थी। तो 10 और y की वैल्यू तो 4 है और x की संख्या 2 है, तो 4 10 40 और प्लस 2 यानी 42। तो आपके वो अभिष्ट संख्या या तो 24 होगी या फिर 42 होगी। क्या होगी? तो संख्याएं जो होगी
क्या होगी संख्याएं, या तो 24 और या अथवा कितनी होगी 42। 24 या अथवा लिख देता हूँ, 24 अथवा 24 अथवा 42। तो एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको देखना है और आपको पेपर में करना है। ये क्वेश्चन इस बार के बोर्ड पेपर का क्वेश्चन हो सकता है, और ये जबकि देखो बड़ा क्वेश्चन है पर 2 नंबर में दिया, गलत दिया, देना 4 नंबर 3 नंबर का था, पर ये गलती से दे दिया तो दे दिया तो दे दिया। चलो अब आते हैं अपन बात करते हैं फटाफट से, ये देखते हैं अगले क्वेश्चन। आपको ये सब बोर्ड पेपर के क्वेश्चन हैं, सारे 5 साल के बोर्ड पेपर के क्वेश्चन हैं, इनको ढंग से देखना। ये कह रहा 3x + 2y = 11 को संतुष्ट करने वाला युग्म, इनको संतुष्ट करने वाला युग्म कौन सा है? तो सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर इन पर संतुष्ट करने वाला देखना है कि आपने वो x और y की यहाँ वैल्यू रख के देखनी कि उसका किसका बराबर 11 का मान के बराबर आ जाए। तो रख के देखो, तो यहाँ पर 3 x की जगह 1 रखो, तो x की जगह 1 रखा और 2 और y की जगह 4 रखा। देखो ये पहला ऑप्शन पहला ऐब है, सैद है या 1 2 इनमें से रख रहे हैं, तो आप देखोगे 3 और 4 दूनी 8, 8 3 11, तो बिल्कुल आ गया। तो ये पहला मान रखने पर ही संतुष्ट कर रहा है इसका, इसलिए इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब सेम यही कह रहा है कि x1 और y1 दे रखा है, तो समीकरण में a का मान निकालो। तो समीकरण में a x की वैल्यू 1 - 2 y की वैल्यू 1 = 10, तो a का मान निकालो। तो a - 2 = 10, तो a = 10 + 2, तो a = 12। तो a का मान कितना आ गया? 12 आ गया। तो a का मान 12, तो a का मान 12 है क्या? a का मान 12 सी आंसर है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये बहुत ही शानदार, अभी अपन ने पढ़ा था a1x + b1y + c1 0 है, तो उसके a1 और a2 यानी पढ़ा था a1 का स्क्वायर + b1 का स्क्वायर जो नॉट इक्वल टू 0 यानी शून्य नहीं होता है। ये कंडीशन अपने को ध्यान में रखनी है, और ये कंडीशन कौन सी है? सी। ये मैंने ऊपर थ्योरी में इंट्रोडक्शन में पढ़ाई, परिचय जो चैप्टर का लिया था पाठ का सार, उसमें ये सब कुछ समझा रखा था, वहाँ प्लीज़ देख लें समझ लें। ठीक है, अब आता है 7वां, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के हल हो सकते हैं। जैसे 2 चर वाले, जैसे मैं लिख दूं कि 3x + 4y = 8 लिख दिया, तो अगर मैं इस चर का मतलब इस रेखा, इसको रैखिक बोलते हैं, और रैखिक बोलते हैं तो इसकी लाइन पे क्या लाइन बनाएंगे, ग्राफ में बनेगी तो लाइन बनेगी। और लाइन पे कितने बिंदु हो सकते हैं? लाइन पर आप देखो कि आप जानते हैं लाइन पर क्या हो सकते हैं? असंख्य बिंदु हो सकते हैं। कितने बिंदु हो सकते हैं लाइन पर? कितने हल हो सकते हैं? अनंत हल हो सकते हैं। तो ये इसका आंसर होगा, कितना होगा? अनंत हल हो सकते हैं। ठीक है, कितने हल हो सकते हैं? अनंत। ठीक है, अब ये कहता है कि यदि 2 के -1 के समीकरण के हल हो तो के का मान निकालो। तो यहाँ पर x और y की जगह ये x पूरा और ये y रखे, अपन हल निकालेंगे। तो 10 x की जगह रख रहे हैं 2 के -1, और फिर -9 और y की जगह रख रहे हैं के बराबर 12, तो के का मान निकालना। 10 दूना 20 के -10 -9 के = 12। अब ये क्या होगा? 10 के 20 के में से 9 जाएगा तो 11 के, और ये -10 है तो -10 उधर ले जाएंगे तो 12 और प्लस का 10 हो जाएगा। तो 11 के = 22 और के = 22/11, तो 11 से काट देंगे तो 11 एकम और 11 दूना 22, तो के का मान आ गया 2। तो ये के का मान 2 आ गया, और के का मान 2 अगर इसमें है तो निकालो, आंसर ऑप्शन बी आ गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के किस मान के लिए समीकरण निकाय के हल अनंत है? अनंत हल कब होता है? जब रेखाएं समपाती हो। रेखाएं समपाती हो, समपाती हो इसका मतलब उनकी कंडीशन होती है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। उनकी रेखाओं के अनुपात जो गुणांकों का अनुपात सबका समान होना चाहिए। तो यहाँ से इनका गुणांक निकालते हैं। x का गुणांक कितना है? a1 1 है, तो यहाँ तो ये 1 आ गया। देखो मैं यहाँ पर निकल रहा हूँ 1 आ गया, a1 जो आप लिख दो a1 = 1, और a1 यहाँ पर लिख देता हूँ a1, और b1 = 2 आ गया, और c1 = 3 आ गया। दूसरी रेखाएँ देख करोगे तो ये a2 = 5, b2 = k और c2 = 15 आ गया। तो यहाँ पर रखो आप लोग, a1 की वैल्यू रखी 1/a2 जो कि 5, और b दैट इज़ 2/k और c1 यानी 3/15। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करो, 3 एकम 3 पंजे 15,
3 एकम और 3 पंजे 15, तो ये आ गया 1/5 इक्वल्स टू 2/k इक्वल्स टू 1/5। अब कोई भी दो जोड़ा है, कोई जोड़ा काम में ले लो, चाहे ये जोड़ा ले लो चाहे ये ले लो, तुम्हारी इच्छा लेके के का मान निकालना, तो कोई भी एक ले रहा हो तो यहाँ से कोई एक लेके चलो ये ले लेते हैं 1/5 इक्वल्स टू 2/k, गुणा करो, तो गुणा करेंगे तो k बराबर वज्र गुणा करेंगे तो k और 5 दूनी 10, तो k का मान 10 आ गया। एक तो यहाँ से, दूसरा यहाँ से अपन सॉल्व कर लें तो ये 2/k इक्वल्स टू 1/5, तो वज्र गुणा करो तो k बराबर, ये वज्र गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, तो कैसे भी सॉल्व करो k का मान कितना आ रहा है 10 आ रहा है, तो k का मान 10 आएगा। 10 मान आप देखो k का मान कौन सा 10, ऑप्शन बी आ गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां, समीकरण युग्म के हल हैं, हल बताने हैं कि हल क्या है, तो ये उनका अनुपात चेक करना पड़ेगा। अनुपात देख के बताएंगे भी किस तरह की रेखाएं हैं। तो यहाँ से a1 पता लग रहा है तो अपन चेक करते हैं a1/a2, a1/a2 यानी 1/3। फिर आप चेक करो b1/b2, तो b1 यानी 2 और b2 जो कि -6, तो ये चेक करने पर सिंप्लीफाई करने पर 2 एकम और 2 दिया 6 यानी -1/3 आ गया। अब आप चेक करो c1/c2, तो c1 तो ये 5 है और उधर इसका मान 1 है, तो ये तो c1/c2 तो अलग नहीं आ रहा है, ये दोनों तो समान आ रहे हैं और ये अलग आ रहा है। इसका मतलब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 आ रहा है, बट नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी इनके c1 के बराबर नहीं आ रहा है। तो आप कह सकते हैं ये जो होती है वह जब रेखाएं दोनों एक दूसरे के समांतर रेखाएं होती है, तो समांतर रेखाएं होती है तो उसका क्या होता है, समांतर रेखाओं का कभी हल मिलती नहीं है तो कोई हल नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, रेखाएं सॉरी, तो मैं लिख दूंगा कोई हल नहीं होगा, रेखाएं समांतर होगी, मैं लिख देता हूं रेखाएं समांतर होगी। ठीक है, रेखाएं समांतर होगी, समांतर होगी तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो ये आंसर सी बता दिया। दो चर में दो रेखिक समीकरणों के हल अनंत हो, इसका मतलब अनंत कब होता है, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे पे क्या होती है, संपाती होती है। जैसे एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, तो एक दूसरे पे अनंत बिंदुओं मिलती है, तो वो रेखाएं संपाती होती है, तभी उनके आलेख क्या होंगे, उनकी रेखाएं संपाती होगी। ठीक है, आंसर क्लियर हो गया। तो दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म संगत कहलाएगा यदि उनके हल, संगत कहलाने की दो कंडीशन चलती है, दो परिस्थितियाँ चलती है। संगत कब होता है, जब दोनों रेखाएं या तो एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद करती है, या दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या होती है, अभी बताया था मैंने, संगत होती है। दोनों रेखाएं एक दूसरे की क्या होती है, संगत होती है। तो या तो प्रतिच्छेद करे या फिर क्या हो, या वो संपाती हो। तो संपाती, तो इस प्रतिच्छेद करने पर एक हल आता है और संपाती होने पर अनेक हल आता है, एक से अधिक आता है। तो इसका मतलब कम से कम एक हल होगा, कम से कम एक हो, हल उनके हल क्या हो, कम से कम एक हो और एक से ज़्यादा। कम से कम का मतलब एक तो कम से कम और एक से ज़्यादा अनंत तक भी जा सकता है। तो अपन कह रहे हैं प्रतिच्छेद में एक हल होगा और संपाती में अनंत हल होंगे, तो एक और एक से अनंत तक जा सकता है। तो ये आंसर ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है बेटा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो ये अपना 12वां क्वेश्चन हो गया। अब आता है 13वां क्वेश्चन है, ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय अनगिनत हल होंगे। तो अनगिनत हल कब होते हैं, जब दोनों रेखाएं संपाती होती है। तो संपाती होने पर ही हल होते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको दिमाग बता रहा हूँ, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, यानी उनके गुणांकों का अनुपात कब होता है, अनगिनत हल होंगे। कब होंगे, जब वो रेखाएं संपाती होगी। कौन, रेखाएं संपाती होगी, रेखाएं संपाती होगी तभी तो, और संपाती होगी तो उनका अनुपात क्या होता है, समान होता है। अब समान होता है तो अपन यहाँ पर इसको देखते हैं ढंग से कि यहाँ पर a1 की वैल्यू तो 10 और ये इसकी वैल्यू कितनी आ रही, 20 आ रही है, 20 आ गई। ठीक है, b1 है 5 और इसका b1 कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, इसका c1 इसका c1 है a-5, ये उधर जीरो के उधर है, ध्यान देना, जीरो के उधर है, ये याद रखना, और ये जीरो के इधर है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इसको भी जीरो के उधर ले जाओ। देखो इसको एक काम करो, इधर जीरो के उधर ले जाओ, तो जीरो के उधर ले जाने पर इसकी समीकरण जो बन रही है वो कोई ऐसे बनेगी, देखो 20x + 10y इक्वल टू a।
ये -1 उधर लगे तो ए बन गई, तो उसी हिसाब से लिखे। देखो उसको उधर लिख रखा है, इसको इधर लिख रखा है, तो जानबूझ के कंफ्यूज ना करें। तो इसकी वैल्यू देखो a -5 है और इसकी वैल्यू -a उधर जाके a हो रही है, तो इसलिए इसकी वैल्यू कितनी लिखेंगे, a लिखेंगे। अब अपने को क्या करना है, अपने को इनका मान निकालना है। तो मान निकालते हैं ना भैया, 10 से ये 2 बार, 5 से ये 2 बार, 1/2 यानी 1/2 दोनों 1/2, 1/2 बराबर a - 5/a। तो यहाँ से अपन वज्र गुणा करके निकालते, तो ये तो आ जाएगा, ये देखो ये तो आ जाएगा किसी 1/2, चूँकि 1/2 बराबर a - 5/a है, तो वज्र गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2a - 5 दूनी 10 = a, और इस a को उधर भेजेंगे तो 2a - a = 10, तो ये a = 10 आपका आंसर आ गया। तो a का मान कितना होगा, 10 होगा। तो a का मान 10 होगा, तो a का मान 10 कौन सा है भैया, 10 कौन सा है, a का मान 10 सी आंसर है। कौन सा, सी ऑप्शन है। अब आते हैं 14वां क्वेश्चन। ये दे रखा है, यदि समीकरण a1b2 नॉट इक्वल टू a2b1 तब समीकरण निकाय का होगा। तो ये कहता है कि a1b2 नॉट इक्वल टू a2b1। तो आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि जब दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है तो आपने एक कंडीशन पढ़ी होगी, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसको वज्र गुणा कर लो, वज्र गुणा करने पर आपको देखो यही समीकरण मिल जाएगी। वज्र गुणा करेंगे तो वज्र गुणा करो तो ये a1b2 नॉट इक्वल टू उधर भेजो तो ये आ जाएगा a2b1। तो आप देख सकते हो कि ये जो आपने ये बताई रेखा है, ये वाला ये इसी के मैच कर रहा है, मैच कर रहा है। इसका मतलब दोनों रेखाएं क्या, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। रेखाएं क्या, प्रतिच्छेदी, और प्रतिच्छेदी रेखाओं का क्या होता है, रेखाएं प्रतिच्छेदी और प्रतिच्छेदी रेखाओं का क्या होता है, अद्वितीय, यानी सिर्फ एक हल होता है। तो कौन सा हल होगा, तो अद्वितीय हल होगा। बस सीधा बता देना, आ गया समझ में। तो ये बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। अब आता है 15वां क्वेश्चन। यदि रेखाएं का अनंत हल हो, अनंत हल अभी बताया था मैंने कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अनंत का मतलब, अनंत यानी दोनों रेखाएं समपाती होगी तभी अनंत हल होता है। समपाती, अनंत, अपरिमित या अनेक हल, तो उस केस को अपन बोलते हैं समपाती। क्या बोलते हैं, समपाती। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे पे क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है या एक दूसरे पे आच्छादित हो रही है, तभी अनंत हल होता है। तो इनका देखो, इसका कोफिशिएंट निकालो। इसका कोफिशिएंट देखो, इसको पहले मैं अरेंज करूँगा। देखो ये लिखा हुआ है x + 2y, इस -5 को 0 के उधर भेजेंगे तो ये +5 हो जाएंगे। अब अपन, क्योंकि 10 भी उधर दे रखा है, अब अपन लिखेंगे तो इसका a1 का l तो 1 है, और इसका a है a, इसका b1 है 2, इसका b जो है a - b, और इस c1 है 5 और c2 है 10। तो हल कर लेते हैं यहाँ से, 5 एकम और 5 दूना, तो ये तो आ गया 1/a = 2/a - b = 1/2। तो यहाँ से अपन पहले तो क्या करते हैं, इनको ऐसा हल करने के लिए अपन एक बार तो चूँकि ले लेते हैं 1/a = 1/2। 1/a = 1/2, तो यहाँ वज्र गुणा करेंगे तो a = 2 आ जाएगा। तो पहला तो हल अपन a = 2 आया, ठीक बात है। अब अपन ये कुछ ऐसी समीकरण का दे रखा, तो जैसे दे रखा उस अकॉर्डिंग अपन देखें तो अपने को पता लग रहा है कि यार इसमें से करें क्या, कैसे सॉल्व करें। तो यहाँ से अपन एक काम करते हैं, दूसरा समीकरण जो लेके चल रहे हैं वो 2/a, देखो 2/a - b = 1/2। तो वज्र गुणा करो, वज्र गुणा करेंगे तो ये a - b = 2 दूनी 4, तो a - b/4 आ रहा है, a - b/4 आ रहा। तो a - b/4 यहाँ से भी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों को लेके चलेंगे, देखो सारी कंडीशन लेके चलनी है। तो इन दोनों को ले चलेंगे तो 1/a, ये तीसरा कंडीशन लेके चल रहे हैं। एक बार तो देखो ये पहला और आखिरी लिया था, फिर अपन ये दोनों ले लिया था, अब अपन ये दोनों लेने हैं। तो 1/a = 2/a - b। अगेन वज्र गुणा करो, तो वज्र गुणा करेंगे तो ये तो आ जाएगा 2a = a - b। अब सबको इधर भेजो, तो इस सबको इधर भेजेंगे तो 2a - a + b = उधर 0 बचा, 2a में से एक है तो a + b = 0। और यही आप देख लो कि a + b 0 है, ये अपने को ये समीकरण का मिल रहा है। a + b 0, तो a + b 0, तो आपके सामने डी ऑप्शन मिला। कौन सा ऑप्शन मिला, डी ऑप्शन मिला। तो ये डी ऑप्शन है। तो ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन हैं, ईजी हैं, बट इनको सॉल्व करे बिना आपको समझ नहीं आएगा। अब सेम ये कह रहा है कि ये जो सभी रेखा दे रही है, ये दूसरी रेखा दे रही है में P के किस मान के लिए अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय कब होता है, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। क्या रेखाएं होती है, जब एक दूसरे को
प्रतिच्छेद करे तभी रेखा उनका अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब होता है कुछ जिसका जैसा दूसरा नहीं यानी एक ही लो। तो अपन यहाँ पर एक काम करते हैं, देखो इसको जिस तरह लिख रखा है वैसे क्या होता है कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है। तो बिल्कुल अपन क्या करते हैं, A1 की वैल्यू यहाँ पर 4 है, x की गुणांक, और इसका x का गुणांक 2 है, नॉट इक्वल टू B1 जो कि P है, और ये B2 जो कि 2 है। तो यहाँ से एक काम करो, 2 से 2 काट दो तो ये आ गया P नॉट इक्वल टू 4, यानी P 4 को छोड़ के उसका कुछ भी मान हो सकता है। तो P नॉट इक्वल टू 4, तो अद्वितीय हल कब होगा, तो अद्वितीय हल होगा P 4 के अतिरिक्त P के अतिरिक्त 4 के अतिरिक्त P के अतिरिक्त मान के लिए, नहीं P नॉट इक्वल टू 4 के लिए, यानी P 4 को छोड़ के इसका जो भी आंसर होगा किस मान के लिए अद्वितीय हल होगा, तो P नॉट इक्वल टू 4, यानी 4 नहीं होगा, 4 के अलावा कुछ भी, 4 के बराबर 4 को छोड़ के आप यहाँ पर कुछ भी रख दो, जैसे यहाँ पर 4 के बराबर कुछ भी रख दो, 5 भी रख दो, 6 रख दो, 7 रख दो, 8 रख दो, 10 रख, कुछ भी रख दो, तो इसका मान 4/2 यानी 2/1 नहीं आएगा, बाकी 4 रखने पर आ जाएगा। तो 4 को छोड़ के 4 के लिए P नॉट इक्वल टू 4 के लिए अद्वितीय हल होगा। तो बिल्कुल सही बात है, P नॉट इक्वल टू 4 के लिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आंसर आ गया। अब आते हैं 17वां क्वेश्चन। ये कह रहा है कि रेखाएं हैं, ये इन रेखाओं को देख के बताओ इनका नेचर क्या है, इनकी प्रकृति क्या है। तो देखते हैं A1/A2 कर लेते हैं। तो यहाँ से अपन को पता लग रहा है A1/A2, A1 यानी इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 2 है, ठीक बात है। अब फिर अपन चेक करते हैं B1/B2, B यानी y का गुणांक 2 है और इसका y का गुणांक 4 है। तो इसको भी हल करो तो 2 एकम और 2 दुना, यानी इसका भी 1/2 आ रहा है, ठीक है। A1 B1 आ गया, और लास्ट में C1 का चेक करो तो C1/C2, C1 इसका -4 है, तो ये -4/12 -12 लिख दो। तो ये माइनस से माइनस कट गया, 4 एकम और 4 तरी 12, इसका मतलब C1/C2 जो कि 1/3 आ रहा है। तो यहाँ से पता लग रहा है कि क्या पता लग रहा है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। इसका मतलब रेखाएं क्या है, एक तरह की समांतर रेखाएं, क्या है, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं। तो आंसर क्या आ जाएगा, समांतर रेखाएं। क्या आंसर, तो समांतर रेखाएं आ गए। ये कंडीशंस जो इस पर की शर्तें थी वो सारी शर्तें कंडीशंस याद होनी चाहिए कि A1/A2 B1/B2 और C1/C2 में प्रतिच्छेदी, संपाती और समांतर रेखाओं में क्या क्या कंडीशन होती है, वो कंडीशन सब शर्तें सारी याद होनी चाहिए आपको। हाँ, x बराबर 2 का आलेख होगा, बिल्कुल बहुत ही शानदार। ये ग्राफ, एक जैसे कोई, ये मैंने एक्स एक्सिस ग्राफ बनाया, ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ, आलेख बना रहा हूँ। जैसे ये सिर्फ ऐसा बनाना नहीं है, रफ में बना के देखना आपको। अब वो बना इसलिए समझाने के हिसाब से, ये कोई एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश है, -x है, इसको -x भी बोल सकते हो, -x है, और ये -y है। अब ये बोल रहा है x से बराबर 2, तो x बराबर 2 कहीं यहीं कहीं राइट लाइन होगी, तो यहीं कहीं लाइन होगी, तो x बराबर 2 लाइन यहाँ ड्रॉ कर लो आप। देखो मैंने x बराबर 2 कोई लाइन यहाँ बना दी, यहाँ बना दी, तो ये बना दी, तो ये y एक्सिस के समांतर दिख रही रेखा, किसके, y एक्स के समांतर है, समांतर के, ये x बराबर 2 रेखा है, तो ये किसके समांतर है, y एक्स के समांतर है। तो y एक्स के समांतर है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा, बी आंसर होगा, ठीक है। ये आपने यहाँ बनाई है, तो थोड़ी चीज़ों को समझना पड़ेगा, क्वेश्चन बड़े इजी हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर y = 3 है, y = 3 है, तो सेम इसी तरह अपन इसका भी क्या बनाते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बना के आपको ये चीज़ें समझ में जल्दी आती है। नाउ ये x एक्सिस है, ये -x एक्सिस है, ये y है और ये -y है। अब ये कह रहा है कि y = 3, y = 3 एंड y यहाँ पर, y ऊपर पॉजिटिव धनात्मक होता है, तो y = 3 यहाँ कोई लाइन है, ये y = 3 कोई लाइन है, y = 1 2 3 3 यहाँ कोई, तो ये है y = 3 है। तो y = 3 किसके समांतर, x एक्स के समांतर, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन होगा, x एक्स के समांतर होगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि x0 का आलेख क्या होगा, x0 का आलेख क्या होगा। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा x एक्सिस पर y0 होता है और y एक्स पर x0 होता है, तो आपने पढ़ा होगा x अक्ष पर y0 और y अक्ष पर x0 होता है। तो अपने पूछ रहा है कि x0 कहाँ पर होगा, तो y एक्स पर होगा। y एक्स कौन सा है, ए ऑप्शन है, बड़ा सिंपल है, ठीक है। y = 0 का आलेख क्या होगा, वही अभी मैंने जो बताया वही आंसर है। ये मैं इसको इसी को कॉपी कर लेता हूँ, यही आंसर है, x पर 0 और y 0 हो
तो वो पेपर में कुछ भी आ सकता है भैया ये। अब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर y0 कहाँ, y0 का आलेख कहाँ होगा, x अक्ष पर होगा, तो इसका आंसर x अक्ष पे यानी ऑप्शन बी आ गया। ठीक है, अब ये कहता है y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू 3x का आलेख कैसा होगा, y इक्वल टू 3x, तो y इक्वल टू 3x। तो यहाँ पर अगर आप देखें, अगर इसको ग्राफ में समझाने की कोशिश करें, समझो तो पहले तो आप देखो ये x और ये y रखा, x का मान अगर मैं 0 रखता हूँ तो y भी क्या आएगा 0, x का मान 1 रखता हूँ तो y इक्वल टू 3 आएगा। तो ये 1 3, फिर अगर आप और रखते जाओ -1 रखोगे तो माइनस आएगा, तो ये कहीं ना कहीं ये 2 रखोगे 3 दूना 6 चला जाएगा। तो ग्राफ क्या है, ये जो रेखाएं हैं 0 से 0 यानी मूल बिंदु से निकलेगी, क्योंकि 0 0 रखा तो मूल बिंदु से निकल रही। तो ये जो रेखाएं बनेगी वो रेखाएं मूल बिंदु के साथ ऐसे बनेगी, ये ऐसे रेखाएं बनेगी। तो इसलिए ये सरल रेखा होगी, लेकिन x y x को काटेगा, सरल रेखा होगी लेकिन मूल बिंदु से गुजरेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सरल रेखा होगी लेकिन मूल बिंदु से गुजरेगा। बिल्कुल सही बात है, मूल बिंदु से गुजरेगा। यहाँ लिख देता हूँ मैं, मूल बिंदु से गुजरेगा। ठीक है, अब आते हैं 23वां क्वेश्चन है, दो चरों में दो एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या। रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है तो एक होता है, प्रतिच्छेदी रेखाओं में सिर्फ एक हल होता है, सिर्फ एक हल होगा। 24वां क्वेश्चन, अगर संख्या के इकाई अंक y है और दाही अंक 10x हो तो संख्या होगी। तो संख्या क्या होगी, संख्या बताते हैं बिल्कुल। इकाई अंक तो देखो, इकाई अंक y है तो इकाई अंक y इंटू 1, दाही अंक x है, दाही यानी 10x आ गया, तो आंसर क्या हो गया, और बीच में इनका योग, तो 10x प्लस y होगा। क्या होगा, 10x प्लस y होगा। तो ढूंढो 10x प्लस y, 10x प्लस y यानी बी आंसर आ गया। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक y हो और दाही का अंक x हो तो अंकों के स्थान उलटने पर अभिष्ट संख्या क्या होगी। तो पहले तो अपन संख्या बोलते हैं, अभिष्ट संख्या, अभिष्ट संख्या, अभिष्ट 2 अंकों की संख्या लिख देता हूँ मैं, 2 अंकों की संख्या। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है, आप कृपया इसको थोड़ा सा ध्यान दे लें भैया, ये कब कब पूछा गया है, थोड़ा सा ध्यान दें। अभिष्ट 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या जब बात करेंगे तो 2 अंकों की संख्या बना रहे, तो पहला तो देखो इकाई अंक तो y है, तो इकाई अंक y है, दाही अंक x है तो दाही अंक x है, तो यहाँ से बना 10x प्लस y। अब बोलते हैं अंकों के स्थान को उलटने पर, पलटने पर, अंक उलटने पर, अंकों के स्थान पलटने पर, उलटने पलटने एक ही बात है, पलटने पर, तो पलटने पर 2 अंक क्या होगी, अभिष्ट संख्या क्या होगी, अभिष्ट संख्या। इसी का उल्टा कर दो तो 10x की जगह y आ जाएगा, y की जगह x आ जाएगा, तो आंसर बनेगा 10y प्लस x। ये ढूंढ लो कहाँ पर है भैया, ऑप्शन कौन सा है, 10y प्लस x, 10y प्लस x, तो ये आंसर क्या आ गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, ये आपके सामने बिल्कुल कंप्लीट। अब आते हैं 26वां क्वेश्चन, एक संख्या दूसरे से दुगुना है, ये माना कि एक संख्या, माना कि एक संख्या x है, क्या है, x है, और दूसरी संख्या y है, तो एक संख्या, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या y है, तो प्रश्नानुसार एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या से दुगुनी है, तो ये तो समीकरण पहली होगी। दूसरी संख्या दोनों संख्याओं का योग यानी x प्लस वाई, एक संख्या x है दूसरी संख्या y है, तो दोनों संख्याओं का योग कितना है, 27 है। तो अब ये समीकरण कौन से होगी, दूसरी। अब समीकरण 1 का मान किस में रख दो, 2 में रख दो, तो x की जगह 2y रखो, तो 2y प्लस y बराबर 27, तो ये हो जाएगा 2y और y, 3y इक्वस टू 27, और y से 3 से कटेंगे तो 3 से, चाहे यहाँ से कट कर लो और नहीं तो इसको नीचे ले जाओ, y इक्वस टू 27/3, तो ये y की वैल्यू 3 नाम 27 होता है, तो y इक्वल टू 9 आ गया आपके पास। तो ये y तो आपके पास y 9 आ गया। अब y 9 आने पर आप y की मान किसी एक में रख दो तो x निकाल लो, तो यहाँ पर रख के देख, पहली संख्या में रख लो x इक्वस टू 2y,
तो x इक्वल्स टू 2 इंटू 9, 9 दूनी 18, तो x तो आ गया 18 और y आ गया 9। तो अपने पास दोनों संख्याएं आ गई, 18 और 9, 9 और 18, 18 और 9, 9 18, तो आंसर क्या आ गया? ऑप्शन ए आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। समीकरण y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3 में x माइनस 2 और y 5 प्रतिस्थापित करने पर m का मान क्या होगा? तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3, तो इसमें रखो x की जगह 5 रखो, m x की जगह माइनस 2 रखो और ये 3 रखो, तो 5, ये 3 को इधर ले जाओ तो -3 बराबर माइनस का 2m, तो 5 में से 3 गया तो कितना बचा? 2 माइनस 2m बचा। अब आप देखते हैं यहाँ से 2 से 2 कट गया तो ये 1 बचा बराबर -m, इस माइनस को उधर भेजो तो -1 इक्वल्स टू m, तो m की वैल्यू क्या आ गई? -1 आ गई। m की वैल्यू -1 आ गई तो m की वैल्यू -1, ये रही आपके आंसर। ठीक है, ऑप्शन 2। अब 28वां, एक रैखिक समीकरण की घात होती है। रैखिक समीकरण की घात तो एक ही होती है, बस रैखिक समीकरण की घात एक होती है। अब आता है एक संख्या का 3 गुना दूसरी संख्या के 2 गुने का अंतर 9 है तो उनको बीजगणितीय रूप में लिखो। एक संख्या का 3 गुना, मानना कि एक संख्या x है जिसका 3 गुना 3x है, दूसरी संख्या के 2 गुने हैं, 2 गुना दूसरी संख्या, जैसे अपन यहाँ पर लिख देते हैं। एक काम करता हूँ, माना कि प्रथम संख्या बराबर x और द्वितीय संख्या या दूसरी, हाँ, द्वितीय संख्या बराबर y है। तो अब क्या करते हैं, प्रश्नानुसार चलेंगे तो एक संख्या का 3 गुना 3x, दूसरी संख्या का दुगुना 2y का अंतर माइनस, जो किसके बराबर? 9 के बराबर। तो आपसे पूछा सिर्फ ये बीजगणितीय रूप में लिखो, तो बीजगणितीय रूप में अपने लिख दिया। 3 गुना और दूसरी संख्या का दुगुना का अंतर बोले तो माइनस, और उसका किसके बराबर? 9 के बराबर, 9 के बराबर लिख दिया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 30वां। यदि रैखिक समीकरणों का युग्म सुसंगत है, सुसंगत है या संगत बोलते हैं, एक ही बात है। तो सुसंगत और संगत में कब होता है? जब दोनों रेखाएं या तो क्या करें, एक दूसरे को संपातित होती है, संपाती होती है। संपाती का मतलब यानी एक दूसरे पे क्या कर रही है? ओवरलैप होती है, एक दूसरे पर संपाती हो रही है, संपाती की सुसंगत तभी बोलते हैं। और या फिर दोनों रेखाएं एक दूसरे की क्या होती है? प्रतिच्छेदी होती है। क्या होती है? प्रतिच्छेदी। तो यहाँ से आपको पता लग रहा है संपाती और प्रतिच्छेदी होने पर ही सुसंगत होती है। यदि ये सेम ऐसा कैसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखो पूछने का तरीका अलग अलग है, बस समीकरणों का एक युग्म सुसंगत हो तो रेखाएं होगी, हमेशा प्रतिच्छेद करती हुई, हमेशा संपाती और प्रतिच्छेद संपाती करती हुई, तो ये ऑप्शन सी होगा। तो उसका बी और इसका सी, बट क्वेश्चन एक जैसा ही है इसलिए मैंने एक साथ लिख दिया कि भाई ऐसा नहीं तो ऐसा पूछ ले, तो पूछने का तरीका कैसा भी हो सकता है। ठीक है, 31वां क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है कि किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों का युग्म का कोई हल नहीं है। हल नहीं कब होता है? जब दोनों रेखाएं समांतर होती। हल कब नहीं होता है? जब रेखाएं समांतर हो। इसका मतलब एक रेखा तो ये रही और दूसरी रेखा ये रही, दोनों रेखाएं समांतर हैं तो उनका कोई हल नहीं होता है। अब जब दोनों रेखाएं हल नहीं होता तो अपन यहाँ पर क्या करते हैं? समांतर होने की कंडीशन पड़ी होगी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ से अपन देखेंगे तो 3/2k-1 बराबर 1/, y का मान y से तो 1/1, और ये यहाँ पर है 1, ये जो नॉट इक्वल टू होगा 1/, इसको थोड़ा सा मैं नॉट इक्वल टू 1/, ये आ जाएगा 2k+1। तो ये 3/2k-1 और y यानी 1/1 और ये 1/2k+1। अब इनको अपन क्या करते हैं? हल करते हैं। तो देखो, इनको जो समान है उसी को हल करेंगे, जो इनको समान का मान है वही उसी को हल करेंगे, क्योंकि तो समान यानी बराबर नहीं है। तो यहाँ से पहले दो संख्या इन दोनों को लेके चल रहे हैं, 3 अनुपात k-1 बराबर 1/1। तो वज्र गुणा करेंगे, वज्र गुणा करो, 2k-1 बराबर ये 3 आ जाएगा, और ये 2k, ये -1 उधर ले जाएंगे तो 3 + 1 हो जाएगा, और 2k = 3 और 1 4 आ जाएगा, तो k बराबर 4/2। तो 2 एकम और 2 दूनी, तो k = कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, k = 2। तो k का मान 2 आंसर आएगा। k का मान 2 है क्या भैया? बिल्कुल है आंसर में, ये k का मान 2 है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अब बात करते हैं 32वां क्वेश्चन। ये कह रहा है समीकरण का युग्म x = a और y = b रेखा चित्र द्वारा रेखाओं को प्रदर्शित करता है। बहुत ही शानदार है। जैसे मैंने यहाँ पर ये कोई
एक ग्राफ बना के दिखाना चाह रहा हूँ। ये कोई ग्राफ है, सेम इसके भाई इसका साथ वाला एक जैसा क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं इसलिए मैंने एक पेज पे रखे हैं इन दोनों को। अब ये कह रहा है कि x बराबर a, x बराबर a कहाँ करता है, यहाँ पर x बराबर a पे यहाँ पर कोई लाइन है, ये कोई x बराबर a कोई लाइन है। अब ये कहता है कि y बराबर b है, तो y बराबर b कोई ये लाइन है, ये y बराबर b लाइन है। तो ये दोनों एक लाइन एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। कहाँ पर, x इक्वस टू a कॉमा b पे प्रतिच्छेद करती है। ये पता लग गया, ये क्या हो रही लाइन है, रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसका पता लगा बिंदु a b पे प्रतिच्छेद करती है, बिंदु b a पे प्रतिच्छेद करती है। दो ये a b c और ये d ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना आंसर क्या होगा, c आंसर होगा। कहाँ कहाँ तक का, ये आंसर c होगा, ये यहाँ तक आंसर सी आंसर होगा, ठीक है। प्रतिच्छेद बिंदु पर प्रतिच्छेद करिए। अब सेम इसी तरह का ये तो एक्सिस है भैया, ये एक्सिस है, ये एक्सिस है ना, एक्स और वाई एक्सिस आप ग्राफ में समझाना चाहें तो ये एक्स एक्सिस है और ये एक्स माइनस एक्स है, ये वाई है और ये माइनस वाई है, ठीक है। वही सेम है, एक्स बराबर 4 और वाई बराबर 3 है, तो रेखाओं द्वारा दर्शाते हैं तो सब क्या होगी, तो सेम ये कही एक्स बराबर ए और बी की वैल्यू ले लो और कुछ नहीं। ये अपन चाहें तो बना लेते हैं, ये x है और ये y है, ये माइनस एक्स है और ये माइनस y है। अभी इनको अपन बना रहे हैं कि x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 माना कि कोई ये रेखा है, x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 3, ये y इक्वल टू 3 ये कोई रेखा है, y इक्वल टू 3 है। तो बिंदु कहाँ पर है, ये इस बिंदु पर, ये बिंदु कौन सा होगा, 4,3 है, तो 4,3 है। अब जब 4,3 है तो ये सेम प्रतिच्छेद करेगी 4,3 पे, x पहले आएगा और y बाद में आएगा, तो 4,3। अब देखो 4,3 पे प्रतिच्छेद करती, ये 3,4 भी लिख सकता है, तो देखो ऑप्शन गलती से 3,4 मत कर देना, जो पहले आ रहा है और बाद में आ रहा है, तो पहले और बाद वाले को यानी x को, क्योंकि अपन बिंदु क्या लिखते हैं x, y लिखते हैं, तो x पहले और 4, तो 4,3 पर छेद करेगी, यानी आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर डी होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन एक जैसे हैं बट वो ए बी वेरिएबल में चर में लिखे हुए, या संख्याओं में लिखे हुए 4 और 3 लिखे हुए इसीलिए, ठीक है। अब आता है 34वां क्वेश्चन, यदि संख्या x का दुगुना दूसरी संख्या y के 7 गुने से 5 कम है तो निम्न संख्या का समीकरण लिखो। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये एक अभिसंध वाला क्वेश्चन है, एक वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है। तो पहली संख्या x का दुगुना, तो पहली संख्या x का दुगुना दूसरी संख्या y के 7 गुने से 5 कम है, दूसरी संख्या y के 7 गुने से 5 कम है। अब देखो क्या हो रहा है, जैसा बोलता वैसा लिखना होता है, और जैसा बोलते हैं वैसा लिखते हैं ना, तो ही क्वेश्चन आपका समीकरण सही बनती है, जिसको बोलते हैं ना बैलेंस मैनर में बनती है। तो जो अपन कह सकते हैं दोनों जगह बैलेंस को क्या बोलते हैं यार, हाँ बैलेंस मैनर में बनती है, ठीक है। दोनों तरफ क्या कह सकते हैं हिंदी में, मुझे शब्द याद नहीं आ रहा है, तो बैलेंस रहती है। तो यहाँ पर अपन ये कहना चाह रहे हैं कि पहली संख्या का दुगुना, तो दुगुना x का दुगुना तो कर दिया, दूसरी संख्या y के 7 गुने से 5 कम है, तो पहली संख्या का दुगुना कम हो रहा है। अब पहली संख्या में दुगुना को अपन वापस 5 भी उधर ही जोड़ देंगे, तो पहली संख्या तो वैसे दुगुना जो ज़्यादा है और वो कह रहा है y की तरफ कर देंगे तो अपन क्या हो जाएगा, y और कम हो जाएगा। तो इसलिए अपन जैसा बोलते हैं कि पहली संख्या का दुगुना दूसरी संख्या y के 7 गुने से 5 कम है, तो जैसा बोला कि दुगुना और y का 7 गुने से 5 कम है, तो ये अपना आंसर क्या आ गया, 2x बराबर 7y माइनस 5, 2x 7y प्लस 5 लिखा हुआ, 2x नहीं है, 2x इक्वल टू 7y माइनस 5, तो आंसर क्या आ जाएगा, द आंसर आ जाएगा। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता दिया, ठीक है। अब आते हैं 35वां, 5 पेंसिल 7 पेन का कुल मूल्य 50 है, जबकि 7 पेंसिल 5 पेन का मूल्य 46 है, तो इस समस्या का रैखिक समीकरणों के युग्म द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो करते हैं, तो 5 पेंसिल माना कि एक पेंसिल का मूल्य कोई x मान लिया और ये मान लिया एक पेन का मूल्य बराबर y मान लिया, ठीक है। आपको सिर्फ समीकरण में प्रदर्शित करना है, इसलिए 1 नंबर का क्वेश्चन, देखो नंबर भी 1 नंबर का है। तो 5 पेंसिल और एक पेंसिल का मूल्य x है, तो 5x हो गया, ठीक है। और 7 पेन है और एक पेन का मूल्य अपन ने y माना, तो 7y हो गया। और दोनों से पैसे कितने देने पड़ रहे हैं, 50 रुपये देने पड़ रहे हैं भैया। ये तो पहली इक्वेशन होगी, समीकरण। दूसरा अगर है 7 पेंसिल है तो 7x और 5 पेन है, लो भैया एक पेन का y है तो 5 पेन का 5y और दोनों मिला के 46 है, ये दोनों, ये हो गई समीकरण 2 और ये क्वेश्चन हो गया ख़त्म।
ये पहली समीकरण, ये दूसरी समीकरण बना दी। यही तो बोला समीकरण द्वारा युग्म में प्रदर्शित कीजिए। हल नहीं करना, सिर्फ युग्म में प्रदर्शित करना। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन। 35वां। अब बात करते हैं 46वां के किस मान के 36वां के किस मान के लिए ये दोनों समीकरणों के अनंत हल होंगे। अनंत, अनंत यानी संपाती होते हैं। अनंत कब होते हैं? जब संपाती रेखाएं होती है। रेखाएं क्या होती है? संपाती। संपाती का मतलब होता है, यहाँ पर अपन लिख सकते हैं A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 अगर होती है तभी संपाती होती है। तो इन दोनों को क्या करते हैं अपन? हल करते हैं। तो 3, इसका देखो x का गुणांक 3 और इसका x का गुणांक k बराबर -2 और इसका y का गुणांक कितना है? +5 और कांस्टेंट तो 0 और ये भी 0, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको क्या करो? गुणा करो। तो माइनस का 2k 5 तरी 15, तो k बराबर 15/-2, जिसको लिख सकते हैं k बराबर -15/2। तो आपसे पूछा k का मान बताओ, तो k का मान -15/2 आएगा। सिर्फ ये क्वेश्चन है छोटा, तो छोटा, और 1 नंबर का क्वेश्चन 1 नंबर कर लिया। अब आते हैं 37वां। यदि समीकरण युग्म 1 और ये दूसरी समीकरण दे रही कि यदि तीनों समान बराबर A1/B1, इसको अगर चाहें तो A1/A2 B1/B2। अच्छा, समीकरण ये A1 B1 C1, तो A1/A2, ये A2 इधर जाएगा, A1/A2 इधर, इसको इधर भेज दीजिए। एक ही बात है, इसको अपन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ध्यान देना, जैसे ये लिखा हुआ ना, एक सेकेंड, जैसे ये लिखा हुआ है, तो मैं इसको समान बनाने के लिए A1/B1 इक्वल्स टू A2/B2 इक्वल्स टू C1/C2, तो इन दोनों को मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ, बदल रहा हूँ, परस्पर बदल रहा हूँ। तो परस्पर बदलने पर ये ये A2 नीचे आ जाएगा और ये B1 उधर चला जाएगा, B1/B2 आ जाएगा और C1/C2 तो एज इट इज़ है ये। तो ये कंडीशंस कब होती है? जब ये रेखाएं क्या होती है? समपाती होती है। समपाती, तो निरूपित रेखाएं समपाती यानी इसका आंसर हो जाएगा कोइंसिडेंट बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में हो गया समपाती रेखाएं होगी। रेखाएं समपाती होती है तभी क्या होता है? वही कंडीशन बनती है। तो मैं समझता हूँ ये 37वां क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इंग्लिश में लिख देता हूँ कोइंसिडेंट। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन्स आर कोइंसिडेंट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38वां। निम्न से रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। हल करना, निम्न से रैखिक समीकरण युग्म को हल कैसे करते हैं? तो हल करने के लिए देखो, इनको आपने कोई विधि का नाम नहीं दिया कि विलोपन विधि से करना है कि विस्थापन विधि से करना है, प्रतिस्थापन विधि से करना है, तो कोई दिक्कत नहीं, अपन कैसे भी इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखो x - 3y = 7 दे रखा है और एक दे रखा है x + 4y = 14 दे रखा है। अगर इनको हल करना तो आप देखो इनके गुणांक नियतांक विलोपन विधि से कर रहा हूँ, तो इसमें किसी एक x का क्या चर, देखो x का चर जो गुणांक है वो समान है तो समान है, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर अपन क्या करेंगे, जब दोनों का चर और साइन मतलब इनका प्लस और माइनस धनात्मक चिन्ह समान है तो अपन को क्या करते हैं? घटाते हैं। तो घटाते तो माइनस और ये माइनस और ये भी माइनस, घटा दिया तो x तो क्या हो गया? कट गया। अब आप लोगों को यहाँ पर देखना है कि -3 और -4 हो जाएगा, माइनस का 7y, 7 प्लस का ये प्लस माइनस का 14, तो क्या बचेगा? माइनस का 7 बचेगा। अब आप देखते हैं कि माइनस से माइनस, तो 7y = 7, सो 7 से 7 काट दिया, 7 से 7 कैंसिल, तो y = 1, 0 नहीं है, y = 1 आ गया, y = 1 आ गया, y = 1 किसी एक में रख दो, तो x - 3y = 7, y का मान 1 रखो, तो x - 3 × 1 = 7, x - 3 = 7, तो x = 7, -3 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x = 7 3 10, तो x का मान 10 आ गया। तो ये एक बड़ा सा बढ़िया सा आपका x और y, तो ये जो हल बताया था वो हल क्या हो जाएगा? हल होंगे x, y, जहाँ x को अपन लिखते हैं 10 और y को लिखते हैं 1, 10 और 1, ये इसका हल हो गया। ठीक है, और वैसे ही आपके सामने हल दिख ही रहा है। चलो 38 के बाद अपन बात करते हैं 39वां। सेम इसी तरह से इसको भी हल करना है। रैखिक समीकरण को हल कीजिए, तो हल करते हैं x + y = 14 और x - y = 4। इन दोनों को हल करते हैं, तो हल करने पर आपको दिख रहा है कि यार y x या तो x का साइन या विलोपन विधि से कर रहे हैं, तो y का साइन दोनों का, y का गुणांक समान है और गुणांक के साथ साथ उनका साइन विपरीत है, तो सीधा जोड़ने से ही काम हो जाएगा, यानी अपना सिंपलीफाई हल हो जाएगा। तो यहाँ से अपन ने क्या कर दिया, y से y को क्या कर दिया? काट दिया। विलोपन विधि से विलोपन कर रहे हैं, चरों का विलोपन कर रहे हैं, तो x और x कितना हो गया? 2x हो गया, और 14 और 4 18 हो गया, तो x = 18/2, तो ये 2 से काटेंगे तो ये 9 बार कटेगा, x = 9, तो x = 9, तो ये अपना आंसर आ गया।
x 9 आने पर आप किसी एक में रखेंगे तो x प्लस वाई बराबर 14 होता है। x के बाद मान 9 रखो तो 9 प्लस वाई बराबर 14, तो y बराबर 14 माइनस 9, तो y, ये y है ना, तो y बराबर 14 में से 9 गया तो 5, तो x और y आपका मान आ चुका है। x का मान 9 और y का मान 5 आ गया। ठीक है, तो ये 39वां क्वेश्चन कर लिए। अब आता है सेम 40वां क्वेश्चन। ये कुछ ऐसे इसलिए क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि इनमें से ये एक एक 2-2 नंबर के क्वेश्चन आपके पेपर में मिल जाएंगे, 1 नंबर 2 नंबर में, और ये नंबर क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अब आपको दे रखा है कि 3x माइनस वाई बराबर 9 है और दूसरा दे रखा है 3x बराबर माइनस 2y दे रखे। तो अब इनको हल करो। तो यहाँ से अब आपको मैं प्रतिस्थापन विधि से करा रहा हूँ, प्रतिस्थापन यानी चरों का प्रतिस्थापन करना। तो यहाँ से एक काम करो कि x की वैल्यू निकाल रहा हूँ -2/3 और y, x का मान ये निकाला मैंने, और ये मान निकाल के इसमें x की जगह रख रहा हूँ पहली समीकरण में रखो। तो 3 -2/3 y माइनस वाई इक्वस टू 9। ठीक है, अब आप देखोगे ये 3 से 3 कट गया तो माइनस का 2y माइनस वाई इक्वस टू 9, तो ये -2y माइनस वाई यानी माइनस का 3y बराबर 9, तो y बराबर 9/-3 और काटेंगे तो 3 से ये 3 बार कट गया तो y बराबर -3, तो y की वैल्यू -3 तो आ गई। y की वैल्यू -3 आ गई तो y की वैल्यू -3 आपकी इसमें रख लो पहली समीकरण में, जो पहली का इस किसी भी एक में रख लो, x निकाल लो, और ये बढ़िया सबसे x -2/3 और y की वैल्यू -3 रख दी। तो अब आप देख सकते हैं 3 से 3 कट जाएगा, x बराबर माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस का 2 आ गया, तो x बराबर 2 आंसर आपके पास आ गया। तो मैं समझता हूँ ये 40 क्वेश्चन आप लोगों को आज के इस पहले वीडियो में मैंने वाइंड अप किए हैं। दूसरा वीडियो आप लोगों का इसी का दूसरा पार्ट आ जाएगा जिसमें आप लोगों को बचे हुए जो क्वेश्चन हैं 33 क्वेश्चन और बाकी है, 33 क्वेश्चन आपको दूसरे वीडियो में मैं करा दूंगा। तो ऐसे टोटल मिला के 73 क्वेश्चन आपको दोनों वीडियो देखने हैं और डे 3 का पूरा पार्ट वाइंड अप हो जाएगा। टोटल 73 क्वेश्चंस देख के आपको लगेगा कि सर इससे पेपर बाहर नहीं जाएगा। अभी क्वेश्चन बहुत अच्छे आने बाकी हैं, तो वीडियो को बने रहने के लिए स्टे ट्यून और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको क्या रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, मिलते हैं इसका सेकंड पार्ट में। रिमेनिंग उसमें आई थिंक 33 क्वेश्चन और करवाऊंगा। टोटल 73 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। बाय।